मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। जी हाँ, आज के वीडियो का शीर्षक बड़ा ही महत्वपूर्ण है, उपयोगी है और डिमांडेड है और बहुत ही ज्ञानपरक है। शीर्षक का नाम है सप्तम भाव का फलित रहस्य। हाउ टू रीड सेवेंथ हाउस ऑफ योर होरोस्कोप। जी हाँ, अपने कुंडली के 7वें भाव को कैसे पढ़ें और उसका फलित रहस्य क्या है, आज का विषय है। आज का विषय इतना ही नहीं है, अगर केवल इसी 7वें भाव को पढ़ लिए और इसका असली रहस्य जान गए तो कुंडली के हर भाव को पढ़ने और समझने में आप सक्षम हो जाओगे, निपुण हो जाओगे, कुशल हो जाओगे, जैसा कि थंबनेल में आपको लिख के बताया गया है। मित्रों, अभी 2 दिन पहले मतलब 16 तारीख को मैंने एक वीडियो दिया कि कुंडली फलित रहस्य जानने का सुगम सूत्र। जी हाँ मित्रों, लेकिन वो वीडियो मैंने ध्यान नहीं दिया, 29 मिनट की लगभग हो गई, 28 मिनट 48 सेकंड की हो गई। आप जानते हो कि यूट्यूब पर 29 मिनट का वीडियो देखने की किसे फुर्सत है। एकदम कि ज्योतिष की वीडियो है 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, अधिकतम 20 मिनट तक तो कुछ लोग देखना चाहते हैं। ये 28 मिनट की वीडियो क्यों देखेंगे, रील्स 1-2 मिनट 5 मिनट देख। लेकिन हमारा विषय ज्योतिष है, एजुकेशन संबंधित चैनल है, इस नाते और मैं थोड़ा नियमित रूप से तार्किक और लॉजिकल वीडियो देता हूँ, इस नाते अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करता, चाहे कम लोग देखें चाहे ज़्यादा लोग। मित्रों, 28-29 मिनट की वीडियो होने के नाते उस पर व्यूअर बहुत कम आए, जो बहुत ही ज्योतिष के निपुण थे, बहुत चिपके हुए थे, जिनको ज्योतिष सीखना था वही देख रहे, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। पुनः उसी जातक का बर्थ डिटेल देखकर उस वीडियो में भी सप्तम भाव यानी उसके विवाह का रहस्य बताना था, लेकिन उसके जीवन के वृत्तांत और रहस्य बताते बताते वीडियो लंबी हो गई। पुनः उसी जातक के सप्तम भाव का रहस्य बताऊंगा और यह रहस्य आपके लिए बड़ा उपयोगी है। इसी तरह से कुंडली के हर भाव को पढ़िए और धीरे धीरे आप इतने कुशल हो जाओगे कुंडली का फलादेश करने में कि अपनी ही नहीं, अपने मित्रों की भी कुंडली का फलादेश बहुत आसानी से आप कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का सब्सक्राइब बटन पुश कीजिए, बगल में बेल आइकन आती है उसे पुश करके ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए और वीडियो पसंद आवे तो मित्रों को लाइक जरूर करिए। और जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र ही पहुंच जाएगा। अगर लाइक तो करेंगे ही आप, अधिकतम मित्रों को शेयर करिए और वीडियो के अंत में एक प्यारा सा कमेंट दीजिए, उसका जवाब मैं जरूर देता हूँ। वीडियो स्किप करके मत भगाइए, बड़ा ही उपयोगी टॉपिक। आइए आगे बढ़ते हैं। जातक का जन्म हुआ है 25/6/90 ईस्वी को। सर्वथा नवीन लुक में यह वीडियो बनी, ऐसा नहीं कोई पुरानी वीडियो रख दिया हूँ। 25/6/90 ईस्वी। टाइम ऑफ बर्थ है 10:10 AM। प्लेस ऑफ बर्थ है देवरिया, यूपी, इंडिया। जातक में महादशा चल रही है शुक्र महादशा 12 जुलाई 2020 से 12 जुलाई 2040 तक, और चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है 11/11/24 से 13/7/26 तक। राहु का प्रत्यंतर चंद्रमा में चल रहा है 25/2/25 से 8/5/25 तक, और बृहस्पति का प्रत्यंतर चलेगा 8/5/25 से 28/7/25 तक, 28 जुलाई तक। इसी के बीच ये रहस्य छिपा हुआ है। जैसा कि उस वीडियो में मैंने बताया था, आज भी बता रहा हूँ, इस जातक की उम्र 35 साल हो गई है। जातक खाते पीते घर का है और एमएड, बीएड, पीएचडी और अच्छे कॉलेज का प्रिंसिपल, मैनेजर सब कुछ है। मतलब यहाँ तक कि इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज और डीएलएड भी इसी की देख रेख में अच्छा कमा खा रहा है। लेकिन 35 वर्ष की अवस्था हो गई, किन्हीं न किन्हीं कारणों से
विवाह नहीं हो रहा है। और विवाह न होने का कारण है, कई लोग आते जाते हो तो अलग है, ज़्यादातर वो लड़का ही अवॉइड करता है विवाह के मामले। तो 3 साल पहले, लगभग 3 साल, इनके पिताजी मेरे मित्र हैं जो आए कुंडली लेकर, उन्होंने कहा इसकी कुंडली देखिए। तभी मैंने कह दिया था कि इसके जीवन में, इसके कुंडली में विवाह का योग नहीं है, इसका विवाह होगा नहीं। अब मित्रों, विवाह नहीं होगा वो तो भविष्यवाणी सत्य है, आज भी नहीं हुआ। लेकिन फिर वो 1 हफ्ता पहले कुंडली लेके 10 दिन पहले आए और कहे फिर देखिए विवाह क्यों नहीं हो रहा है, क्या नहीं होगा। तो मैंने जब देखा उसका बर्थ चार्ट और डिटेल, तो उस पर शुक्र की महादशा, चंद्रमा की अंतरदशा चल रही है। शुक्र की महादशा में 7वां भाव नहीं है, चंद्रमा में तो विवाह योग है अंतरदशा, लेकिन महादशा नहीं बता रहा है। इसके साथ ही शुक्र जो है, ये देखिए 7वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी है। 7वां भाव को ही विवाह के लिए देखा जाता है। आपको ये भी बता दें कि जीवन की कोई भी घटना, कोई भी कार्य देखना हो तो कार्य के प्रमुख भाव को देखिए और उसके सहयोगी भावों को देखिए। जैसे एक हाथ से ताली नहीं बजती, उसी तरह से प्रमुख और सहयोगी भावों को देख करके और तब निर्णय लीजिए कि क्या होगा। पहली चीज तो भाव कुंडली में भाव कुंडली में देखिए कि इसके भाग्य में ये कार्य, ये घटना है कि नहीं है। भाव कुंडली भाग्य बताता है और कस्पल सिग्निफिकेटर, केपी सिग्निफिकेटर, प्लैनेट्स सिग्निफिकेटर, ये ग्रहों की योग्यता और पात्रता बताते हैं और उनकी दशा अंतरदशा में कार्य होगा अगर भाव कुंडली बता रही है। तो भाग्य और समय का जब तालमेल होता है, मैचिंग होती है, अगर समन्वय होता है, तभी घटना घटित होती है। इसको बहुत बार इस कुंडली को देखिए, अच्छा हमने यहाँ रखा है। कुंडली में जैसे कोई घटना जीवन की हो, 1-2 घटना बता रहा हूँ। जैसे आयु और स्वास्थ्य के बारे में देखना है तो पहला स्थान प्रमुख है और 5वां और 11वां ये सहायक भाव है। धन के मामले में द्वितीय भाव प्रमुख है, लेकिन 6, 10, 11 उसके सहायक भाव है। द्वितीय भाव प्रमुख है, 6, 10, 11 ये सहायक भाव है। तृतीय भाव लेखन का है, 3 और 11 है। चौथा भाव भूम और वाहन सुख का है, तो 4 और 11 जोड़ लीजिए, शिक्षा में 9वां जोड़ दीजिए और वाहन खरीदने में 12वां जोड़ दीजिए। इस तरह से प्रमुख और सहायक भाव। नौकरी के लिए 6वां भाव प्रमुख है और 6, 10, 11 और 2 ये सहायक भाव है। इसका हमने बहुत बार व्याख्या किया है। अगर लंबा व्याख्या में जाऊंगा वीडियो पूरा लंबी। आते हैं हम विवाह में। विवाह में 7वें भाव को देखा जाए। 7वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी अगर 7 और द्वितीय भाव सहायक भाव क्यों है, इसका विस्तार कर दे रहा हूँ। जब आपका विवाह होगा तो एक कैंडिडेट परिवार में बढ़ेगा, अर्थात कुटुंब वृद्धि होगी, तो द्वितीय भाव कुटुंब और उसकी वृद्धि का, तो दूसरा सहायक हो गया। और 11वां भाव इच्छा पूर्ति का होता है। बिना 11वें के कोई भाव सफल, किसी भाव का प्रमुख भाव और 11वां भाव आया है तो संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है उस कार्य के होने। तो अब यहाँ हम ये देखेंगे, पहले भाव कुंडली से देखेंगे कि 7वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी क्या बता रहा है। ये देखिए 7वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी शुक्र है। शुक्र आप जानते हो विवाह का कार्य ग्रह होता है। 7वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी शुक्र है। शुक्र की होने पर ही मान लिया जाता है कि आधा कार्य सिद्ध होगा विवाह, लेकिन ऐसा नहीं है। शुक्र में आप देखो 9, 3, 10 है। 9वां भाव है, तीसरा है, 10वां है और उसका नक्षत्र स्वामी सूर्य है, इसमें 10 और 1, इसमें 2, 7, 11 कहीं नहीं है। शुक्र देखो यहाँ 10वें भाव में बैठा है, 2, 7, 11 पर दृष्टि भी नहीं है और सूर्य भी 10वें 11वें भाव में बैठा है, कस्प कुंडली में 10वें आ गया है।
तो इसकी भी सातवें पर दृष्टि नहीं है, लेकिन सूर्य की दृष्टि पांचवें भाव पर है, नो डाउट। अब मित्रों यहाँ ये भी देख लो, 2, 7, 11 जो है ये तो प्रमुख सहायक भाव हैं, इनके विरोधी भाव होते हैं। 2 का विरोधी पहला, 7 का विरोधी छठवां भाव और 11वें का विरोधी 10वां, अर्थात 10 और 1, 6, 8 और 12 ये विरोधी भाव होते हैं। इसमें देखो 10वां और 1 भाव नक्षत्र में बैठा हुआ शुक्र के, 7वां दूसरा 11वां कभी नहीं है। इसका मतलब विवाह विरोधी भाव हैं और विवाह का योग नहीं है। इसी आधार पर हमने 3 साल पहले ही बता दिया था कि जातक का विवाह नहीं लिखा है। घटना ये हुई कि परिणामतः बार बार शादियाँ आई, कटी टूटी, और वो इनकार करता रहा, विवाह नहीं कर रहा है, आज भी नहीं यश किया। फिर जब 1 हफ्ता पहले आए तब हमने पुनः उस कुंडली को गंभीरता से देखा। उस समय मेरे दिमाग से उतर गया था कि अगर ये संस्कारी विवाह या व्यवस्थित विवाह या अरेंज मैरिज तो 7, 2, 11 देखा जाता है, क्या प्रेम विवाह का योग इस जातक की कुंडली में है? तो बड़ी गहराई से हमने देखा तो प्रेम विवाह के लिए देखिए 7, 2, 11 तो विवाह के लिए है, प्रेम विवाह होगा तब भी विवाह होगा, लेकिन वो अरेंज मैरिज नहीं होगा। लेकिन इसमें पंचम का उपनक्षत्र स्वामी, उसको देखना पड़ेगा, और फिर सप्तम के को भी देखना पड़ेगा। पंचम का उपनक्षत्र स्वामी चंद्रमा है, यहाँ भूल गए लिखे नहीं है, पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी चंद्रमा है। पंचम का उपनक्षत्र स्वामी चंद्रमा। अब ये चंद्रमा यहाँ हमने दे दिया संयोग। चंद्रमा को स्वयं और नक्षत्र के माध्यम से देखो, जो चंद्रमा में 11वां भाव है, चंद्रमा में 11वां भाव है। यहाँ देखो कश्यप कुंडली में चंद्रमा 11वें आ गया है। चंद्रमा शनि के नक्षत्र में बैठा है, जिसमें 5, 6, 7 है, अर्थात 5, 6, 7, 5 और 7 है। शनि देखो यहाँ दृष्टि डालोगे तो शनि की देखो 1, 2, 3, 7वें स्थान पर भी दृष्टि है, 11वें स्थान पर भी दृष्टि है, और दूसरे स्थान पर शनि सबल है विवाह कराने में, लेकिन वो पंचम का के उप नक्षत्र स्वामी का में चंद्रमा का नक्षत्रेश है। तो इस तरह से प्रेम विवाह लव मैरिज का योग बन रहा है इस कुंडली में, और संयोग से चंद्रमा की अंतर्दशा भी चल रही है। देखो 11-11-24 से शुरू है, 13-7-26 तक रहेगी। और दूसरा विषय हमने बताया, भले ही पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो चंद्रमा है, ये 2-7-11 बता रहा है स्वयं के द्वारा, अपने नक्षत्रेश के द्वारा, लेकिन ये तब तक सफल नहीं होगा जब तक सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी पंचम को न बता लो। अब सप्तम भाव को पुनः हमने देखा, इसका उपनक्षत्र स्वामी शुक्र है जो सूर्य के नक्षत्र में है। सूर्य यहाँ देखो लग्न कुंडली में 11 में बैठा है। दृष्टि जब लग्न कुंडली से देखेंगे तो सूर्य की सीधे 7वीं दृष्टि पंचम भाव, अर्थात दृष्टि द्वारा सूर्य पंचम को सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब सप्तम भाव पंचम को सपोर्ट कर रहा है, और पंचम भाव पूरी तरह से विवाह को सपोर्ट कर रहा है। इसका सीधा मतलब हुआ, मैंने अब की बार कुंडली देखा तो हमने कहा उस लड़के का कहीं प्रेम प्रसंग है, उसका प्रेम विवाह होगा। और चूंकि चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है जो उसके योग्य है, इन नाते पुनः कुंडली आप लेके आए हो, ये प्रकृति का प्रभाव है। समय से पहले, भाग्य से अधिक और समय से पहले कोई चीज़ें संज्ञान में भी नहीं आती हैं। उस समय 3 साल पहले आपने दिखाया, मैंने इस पर गौर नहीं किया, तो मैंने कहा कि ये प्रेम प्रसंग है। लड़का कहीं न कहीं
जरूर किसी के प्रेम में है, और वो प्रेम ऐसा तैसा नहीं है, बल्कि सप्तम का उपनक्षत्र स्वामी जो शुक्र है वो देखिए कहाँ बैठा है, दसम भाव में बैठा है, इधर की नवम में आ गया। नवम उच्च शिक्षा का ही होता है, जिस स्कूल में वह है। दसम में है मैंने नौकरी का भी योग है, अर्थात शुक्र शिक्षा और नौकरी संबंधित है कि जो लड़की होगी वो एजुकेटेड होगी और सर्विस में होगी। ये भी हमने बताया कि चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है, इसमें प्रथंतर राहु का चल रहा 5-2-25 से 8-5-25 तक है। राहु में देखिए 5-6-7-7वां भी है, चंद्रमा राहु चंद्रमा नक्षत्र में 11वां भी है, और उसके उप नक्षत्र बृहस्पति में 5 भी है, 11 भी है, अर्थात 7-5-11 सब है राहु में। दोनों राहु उस चीजों को शुरू कर दिया है, कर रहा है अपना काम। उसके बाद हमने बृहस्पति का दिया, यहाँ देखो 11-5 इसमें भी है, बृहस्पति अपने में ही है, 11-5-8 है। बुध इसका उप नक्षत्रेश माना जाएगा, क्योंकि बृहस्पति सब अपना नक्षत्रेश है। तो बुध में 10-2-11 है, मंगल में 8-4-9 है। क्योंकि बृहस्पति अपने ही नक्षत्र में है, उस समय जो सब लाड़ जो है उप नक्षत्र का काम करता है, इसका सब लाड़ शुक्र है, जो आके संबंधित हो गया विवाह से और सारी चीज। इस तरह से बृहस्पति का प्रत्यंतर जो 8-5-25 से 28 जुलाई 25 तक है, यानी राहु में ये चीजें शुरू हो गई होंगी, और बृहस्पति मतलब जुलाई 25 के पहले वो प्रेम विवाह में बदल जाएगा। और सप्तम का सम्मान देखो शुक्र है, जो तृतीय और दसवें को बता रहा है, मतलब ये 10वां स्थान तो होता ही है ऊंचाई का। तृतीय स्थान कोर्ट का होता है, अर्थात कोर्ट मैरिज भी होगा। इस तरह से ये रिजल्ट हमने दिया, और जुलाई के पहले उसका ये रिजल्ट आना है, और घर वालों को अभी पता नहीं है, पता करके वो आएंगे कभी बताएंगे ही, निश्चित रूप से ये रिजल्ट होगा। इसी तरह से मित्रों, किसी की भी कुंडली का 7वां भाव 5वां भाव तो प्रेम विवाह के मामले में ही है, लेकिन आप किसी भी भाव को अगर देखोगे और उसके प्रमुख सहायक भावों को, उसके विरोधी भावों को देख, उसकी दशांतर और पक्षांतर का मेल करके, राशि नक्षत्र भाव उप नक्षत्र सबका मेल करके अगर फलादेश कहोगे तो निश्चित रूप से आप सक्षम हो जाओगे, निपुण हो जाओगे, कुशल हो जाओगे, ट्रेंड हो जाओगे। और जैसे मैं आज आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आप दूसरों को भी समझाओगे, पढ़ाओगे, बताओगे। वीडियो लंबा न हो, इस नाते आज का टॉपिक बंद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।